ये नेगेटिव एनर्जी होती क्या है? मतलब ये भूत है या गो कुछ ऐसा हॉरर किस्सा आप बता सकते हैं हमारे लिए? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो निगेटिव ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक के लिए निगेटिव हो वो दूसरे के लिए भी निगेटिव हो। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है भूतों का या इस टाइप की चीज़ों का, तो इसमें मैं पूरा यकीन करता हूँ। मैं बेड पे लेटा हुआ था और अचानक से पूरे कमरे में वाइब्रेशंस हुए। किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। तो हाथ रख लिया तो कुछ समझ ही नहीं आया। अगर मैं उस समय लगता कि ये कुछ और है तो शायद मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसा जनरली होता है ना कि आपका कोई हाथ पकड़ ले, मुंह पकड़ ले, तो मैंने अपने पैर चलाए। तो बगल वाले जब दीवार पे टकराए, वो टीन की तरीके से ये थी, तो लड़के बगल वाले कमरे में चिल्लाए, बोले क्या कर रहे हो, क्या चीज़ फेंक रहे हो। तो मैं और कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन जो उस समय मेरा रिएक्शन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैर मारने लगा कि ये लोगों को कुछ समझ में आए वाकई किसी ने मेरा हाथ पकड़ा या मैं सपने में ऐसा सोच रहा था। तब तक मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन देखते देखते अचानक से मेरी अपने हाथ पे नज़र पड़ी। तो उसमें क्या था कि मेरे हाथ पे इस तरीके से 3 उंगलियों के निशान बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान का एक शैतान से एग्रीमेंट हो जाता है और वो उसका एक लोगो बनाते हैं और उसके बाद वो उनको पावर देते जाते हैं, नेम फेम वगैरह। मेरा सेकंड मतलब पेपर था, सेकंड डे, और मैं रात में वही उसी टाइम बैठ करके अपने फार्मूले रिवाइज कर रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई आकर के मेरे ऊपर बैठ गया। मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन है। तो मैंने तुरंत जो है उठने की कोशिश की। तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया, उतना ही आता था उस टाइम मुझे। उठने की कोशिश की तो लगा कोई निकल गया। जोर से चिल्लाया, नहीं यार तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। खाने पीने का नाश्ता है, वो कुछ कम हो रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। मैं इग्नोर करता रहा। एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा था, सोते सोते अचानक से मेरी आँख खुली। तो मुझे ऐसे लगा कि एक बंदा जो है खड़ा है, उसका एक पैर मेरी तरफ, एक दूसरी तरफ, और वो मेरा नाश्ते ऊपर ऊपर में नाश्ता रखता था, उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मेरी आँख खुली लगा वो खिड़की की तरफ निकला। सपना देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ। तो सर जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि स्टैचू या ऑब्जेक्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो उससे इम्पैक्ट जो होता है किसी के घर में या फिर ऑफिसेज में, तो आपको उसका आभास वहाँ जाने से ही पता चलता है या जहाँ आपकी लोकेशन है वहाँ पे भी आपको उसका आभास हो सकता है? देखिए कई बार तो क्या होता है, लोग बताते ही हैं कि उनके संग प्रॉब्लम चल रही है। मेरा काम होता है उसको चेक करना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। आपने बोला कि मूर्तियों से या ऑब्जेक्ट से आता है, या ऐसा सबके साथ नहीं होता कि सारी मूर्तियों में है। जो थोड़ी सी डिफेक्टिव मूर्तियाँ हों या इस टाइप की नेगेटिव कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आती है, तो इनको चेक करने के तरीके होते हैं। नॉर्मली हम लोग जैसे जिससे बात कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके भी वहाँ की एनर्जी चेक की जा सकती है। तो एक आइडिया लग जाता है कि उसका इंडेक्स कितना जा रहा है, वहाँ की नेगेटिविटी कितनी है। बाकी तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है, बट वहाँ नेगेटिविटी है या नहीं है, और है तो किस लेवल की है, वो आप कहीं से बैठ करके भी पता कर सकते हो। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप अपनी लोकेशन से आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कि वहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जी है? अक्सर ऐसा होता है, जैसे लोगों का फ़ोन आता है कि सब इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो पता ही चल जाता है। लोग ना बता रहे हों या कोई कहे कि नहीं यहाँ की एनर्जी एक बार आप चेक कर लो सर, कुछ अजीब तरीके की चीज़ें हो रही हैं, एक बार देख लो, तो पता लग जाता है कि वो वाकई में हो रही हैं या क्या मैटर है। तो उसको चेक किया जा सकता है। तो सर अभी तक जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है और उसमें आपने बार बार जिक्र करा है एक बात का, नेगेटिव एनर्जी का, तो ये नेगेटिव एनर्जी होती क्या है? मतलब ये भूत है या गो कुछ ऐसा हॉरर किस्सा आप बता सकते हैं हमारे लिए? देखिए, बात जो नेगेटिव एनर्जी की है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो नेगेटिव ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक के लिए नेगेटिव हो वो दूसरे के लिए भी नेगेटिव हो। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है भूतों का या इस टाइप की चीज़ों का, तो इसमें मैं पूरा यकीन करता हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुए अलग अलग साइट्स पे। जैसे पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन जब मेरे कुछ एक्सपीरियंस हुए, जब मैंने इस फील्ड में चीज़ों को जाना, तो मेरा विश्वास पूरा हुआ कि हाँ, भूत होते हैं। तो अगर आप कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर कर पाएँ। देखिए सबसे पहला तो मैं यही बताऊंगा जो मेरे संग हुआ, जहाँ से मैंने इस पर विश्वास किया। क्योंकि पहले मैं भी साइंस का एक स्टूडेंट था और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन एक बार मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में ही कलकत्ता में रहता था। तो एक बार मैं कलकत्ता में जिस जगह पे मैं था, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ थी, तो एक छोटे से कमरे में मैं रहा करता था।
तो उसके पहले मेरा जो थी कहानियाँ ही थी भूतों के बारे में, कि भूतों रात में आते हैं या भूत इस तरीके के होते हैं या लोहे की चीज़ों से डरते हैं, तो वो सब सुना था। और बहुत ज़्यादा कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हम उन चीज़ों पे विश्वास ही करते थे। बट हाँ, जैसा सबके मन में होता है, बच्चों के मन में, तो वो चीज़ मेरे मन में भी हुआ करती थी। तो उस कमरे में मैं रहता था, नॉर्मली सवेरे निकल जाता था, शाम तक लौटता था और आकर के सो जाता था। इतना थका हुआ होता था। उस कमरे में लगभग मैं 1 साल रहा। बट जो पहली घटना घटी वो दिन में हुई। उसके पहले मैं हमेशा सुनता था कि ये चीज़ें रात में होती हैं। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं एग्ज़ाम लेने के लिए छुट्टी ली थी, मैंने एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं वहाँ पे था। तो मैं बेड पे लेटा हुआ था और अचानक से पूरे कमरे में वाइब्रेशंस हुए। तो दिमाग में वही आया कि अर्थक्वेक, क्योंकि नॉर्मली वाइब्रेशंस पे आप यही समझते हैं। तो वो अर्थक्वेक था, तो हमने सोचा भी कि आज फर्स्ट टाइम मैंने अर्थक्वेक को महसूस किया है। कल सवेरे न्यूज़ में पढ़ेंगे, उस समय तो खाली अखबारों में न्यूज़ आया करती थी। तो बात को मैं भूल भी गया। इसकी तो मैं डेट्स भी जानता हूँ कि ये 5 फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो 5 मार्च को हुआ था और ये 98 की बात थी। 98। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर से वही हुआ, क्योंकि टाइम लगभग सेम था। मैं खाना खा करके बेड पे लेटा था और इस बार क्या हुआ कि खाली मेरा बेड वाइब्रेट हुआ, खिड़की दरवाजे नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया कि यार, परसों भी भूकंप आया था, तो भूकंप में खिड़की दरवाजे भी हिलने चाहिए, खाली मेरे बेड का वाइब्रेशन क्यों है? हो सकता है कि नीचे से कुछ गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हों जिसकी वजह से वाइब्रेशन हो। मैं उनको शुरुआत में इग्नोर करता रहा, लेकिन चीज़ें धीमे धीमे बढ़ने लगीं। होने लगा 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मेरा जो खाने पीने का नाश्ता है जी। वो कुछ कम हो रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इग्नोर करता रहा, बट धीमे धीमे करके वो एहसास बढ़ते गए और वो उस लेवल पे आ गए, जैसे मैं बैठा हूँ तो लगता है ना कि साइड से कोई चीज़ निकल गई या साइड से कुछ बैठा है, तो वैसा महसूस होने लगा। तो एक जिद थी, क्योंकि हम 1 साल से ज़्यादा रह भी चुके थे उस कमरे में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लगातार एग्जाम की वजह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो 8-8 10-10 घंटे रेगुलर सेटिंग के बाद कई बार इंसान को जो है एल्यूजन्स होने लगते हैं या राइट। ये होने लगता है। तो मैं उसको मानना था। बात तब ज़्यादा बढ़ी होते होते कि एक दिन मैं, छुट्टियां हुई, एग्जाम के लिए लंबी छुट्टियां थी, घर आया, घर से लौट करके गया तो मेरी मदर ने बेसन के लड्डू दिए हुए थे एक स्टील के डिब्बे में बंद करके। तो मैंने वो लड्डू रख दिए कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, और मैं चीज़ों में लगा रहा। लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसको देखा कि आधा डिब्बा था। अब चूंकि कमरे में मैं ही रहता था और चाबी मेरे पास रहती थी, तो वो डिब्बा आधा होने का कोई मतलब नहीं था। तो उस समय भी मैंने अपना साइंटिफिक बुद्धि लगाई कि ये थोड़े से कंडेंस हो गए, गर्मी बहुत है। ओके। तो मैं चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। बट घटना तब ज़्यादा हुई उस दिन कि कई बार जैसे लगता ही था कि आया आया। एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा था, सोते सोते अचानक से मेरी आंख खुली। तो मुझे ऐसे लगा कि एक बंदा जो है खड़ा है, उसका एक पैर मेरी तरफ एक दूसरी तरफ, और वो मेरा नाश्ते ऊपर ऊपर में नाश्ता रखता था, उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मेरी आंख खुली, लगा वो खिड़की की तरफ निकला। तो मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं था। लड्डू कम होने वाली बात भी मुझे समझ में आई थी, तो मैंने बाद में ध्यान दिया, सारी चीज़ों को कनेक्ट किया। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, मुश्किल से 2-3 दिन ही बीते होंगे, और उस दिन उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। डेट तो मैं बहुत रिकॉल नहीं कर पा रहा, शायद वो 10-11 तारीख के आसपास की बात थी। तो छत पे ही हम लोगों का कमरा था, बगल में कुछ लड़के भी थे, बातें कर रहे थे। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था उस दिन। तो सुपर साइक्लोन के नेक्स्ट डे की बात थी, क्योंकि उनका काफ़ी डैमेज हुआ था, वो लोग उड़ीसा के थे, उनका घर वर सब गिर गया था, तो सब मजा कर रहे थे। मैं बैठा लेटा हुआ था बिस्तर पे। अच्छा, एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कि टाइम, क्योंकि पहले ये घटना ठीक 11:15 बजे होती थी दिन में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस दिन रात का कांड हुआ, और उस रात मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था पेट के बल, उनकी बातें सुनना था अपने पड़ोसियों की, क्योंकि आवाज़ें एक दूसरे से आई आती थी लड़कों की। और वहाँ पे एक खिड़की थी जो बिल्कुल 3 मंजिल नीचे खुलती थी। तो उस खिड़की पे मेरे हाथ रखे हुए थे और मैं बैठा हुआ भी था, तो अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओह शिट। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब चीज़ें फिजिकल हुई। तो फर्स्ट रिएक्शन इंसान का क्या आता है कि भाई जैसे आपका हाथ किसी ने पकड़ा, तो
आप एकदम से झटका देते हो हाथ में। तो मैंने कोशिश की उसको झटका दे के छुड़ाने की, राइट। बट वो ग्रिप इतनी मजबूत थी कि मैं उसको छुड़ा नहीं पाया। तो सेकंड रिएक्शन, आप तुरंत आपके मुंह से जो एक इंसानी रिएक्शन होता है कि मैंने तुरंत पूछा, मैंने कहा कौन है, बट मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। तो हाथ रख लिया तो कुछ समझ ही नहीं आया। अगर मैं उस समय लगता कि ये कुछ और है तो शायद मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसा जनरली होता है ना कि आपका कोई हाथ पकड़ ले, मुंह पकड़ ले, तो मैंने अपने पैर चलाए। तो बगल वाले जब दीवार पे टकराए, वो टीम की तरीके से ये थी, तो लड़के बगल वाले कमरे में चिल्लाए, बोले क्या कर रहे हो, क्या चीज़ फेंक रहे हो। तो मैं और कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन जो उस समय मेरा रिएक्शन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैर मारने लगा कि ये लोगों को कुछ समझ में आए। तो वो लोग आके मेरा दरवाज़ा नॉक करने लगे बहुत तेज़ी से। कुछ सेकंड का ही वो टाइम था, लेकिन जब उन्होंने तेज़ी से बिल्कुल दरवाज़ा ऐसे नॉक किया कि इससे दरवाज़ा टूट जाएगा, तो मेरे हाथ छूटे। और वजह उनको कुछ भी रिएक्शन देने के मुझे नहीं मालूम कि वो कितना मतलब बिजली की गति से हुआ कि मैं एकदम से कूदा, दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गया। यही छत पे कमरे बने हुए थे टेरेस पे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उस टाइम तो मैं उन्हें कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। मैं बहुत देर तक घूमता रहा और सोच रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ, वाकई किसी ने मेरा हाथ पकड़ा या मैं सपने में ऐसा सोच रहा था। तब तक मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन देखते देखते अचानक से मेरी अपने हाथ पे नज़र पड़ी। तो उसमें क्या था कि मेरे हाथ पे इस तरीके से 3 उँगलियों के निशान बने हुए थे। उसको सोचने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि क्या आप सोते में अपने हाथ को ऐसे पकड़ सकते हो या कुछ, लेकिन आप ऐसे नहीं पकड़ सकते अगर आप पेट के बल लेटे हो। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने देखा कि ये उंगलियां सामने से थी, तो फिर तो डरना लाजमी था कि हाँ, ये मेरा सपना नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत गड़बड़ थी। अब बात हुई थी कि डर के मारे मैं ना तो उस कमरे में जाने की स्थिति में था। पहला एक्सपीरियंस था, मैं मानता भले ही नहीं था, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो इंसान को माननी पड़ती हैं। काफ़ी देर तक घूमता रहा, फिर लास्ट में मैं गया उस कमरे में। जाने के बाद बस इतना ही था कि वो खिड़की से आया था, तो मैंने वो खिड़की बंद करी, क्योंकि उसमें वो सरिये नहीं थे, खुली खिड़की थी। लेट गया। बहुत सारे जैसे दिमाग में ख्याल आते रहते थे कि भाई किसी ने खींचा तो मैं नीचे भी गिर सकता हूँ, क्योंकि ग्रिप मजबूत थी, मैं देख चुका था। बट तब वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन हद तब हुई जब चीज़ें बिगड़ने लगी, क्योंकि जब उसने पहली बार अपना एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद तो चीज़ें धीमे धीमे खराब होती रही। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने जब ये स्टार्ट करा उस पे रिसर्च करना, तो आपने कुछ ऐसा पाया उसमें कि वो चीज़ क्या थी, कौन सा क्रिएचर था? आपने जैसे बताया कि 3 ही निशान आ रहे आपकी बॉडी पे। वो 3 निशान था तो वो कोई इंसान ही है, क्योंकि मुझे जो अलग-अलग एक्सपीरियंस हुए, कभी मुझे लगता था कि कोई बच्चा है, या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे हुए कि वो कोई लेडी थी। ओके। क्योंकि अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो जो 3 निशान आने की बात थी, ये मैं आज तक फाइंड आउट नहीं कर पाया कि एक्चुअली वो 3 ही क्यों थे। लेकिन और जो मैंने केस स्टडी करी और लोगों के पास, उसमें मैंने अक्सर देखा कि जिनके संग ये प्रॉब्लम थी, उनके पास वो 3 ही निशान आते हैं स्केचेस के। और भी मुझे ऐसे केसेस मिले, बट इसको सही मायने में अभी तक मैं इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढ पाया हूँ, ये 3 क्यों थे। क्यों नहीं, इंसान की 4 उंगलियां होती हैं तो 4 निशान क्यों नहीं होते, या 2 क्यों नहीं होते। तो इसको तो मैं नहीं खोज पाया हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, मेरे संग जो प्रॉब्लम थी वो जरूर ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि अलग अलग इस फील्ड के बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तब मैं खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं ये तो जानता था कि कुछ था, और जिसको मैं मानता भी था। तो बहुत लोगों ने उसके बारे में स्टडी करी, बताया। किसी ने कहा कि, क्योंकि लगभग हर धर्म में उन चीज़ों को माना जाता है। मैं मौलवीज के पास भी गया, उन्होंने कहा कि वो 7 परियां थीं। क्रिश्चियंस के पास भी गया, बोले 7 सिस्टर्स थीं। कुछ और लोगों ने भी बताया, लेकिन वो संख्या 7 थी। तो जो आपने पूछा ना कि हाथ पे क्या पैटर्न होता है, ये इन्हीं 7 सिस्टर्स से मुझे पता चला। क्योंकि एक दिन मैं ऐसे ही अपने आगरा में था, तो एक कलीग के साथ था, उनको एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था। अब इसको मैं साइंस से क्या रिलेशन था वो बता सकता हूँ। कि वो बस बैठे बैठे अचानक से उन्होंने कहा कि ऊपर देखो,
इस टाइम हमारे ये 7 तारे दिखाई पड़ रहे हैं। एक खास पैटर्न होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दिखते हैं साल में। बोले इन तारों को 7 सिस्टर्स कहते हैं। मैंने उसको देखा और तब मुझे उस चीज़ का आंसर मिला कि वही 7 जो निशान थे, 7 सिस्टर्स, सेम वो पैटर्न आपके हाथ पे उभर करके आता है जहां वो प्रॉब्लम थी। तो वो हूबहू वही पैटर्न हाथ पे जब आपके आता है, आप हाथ पे उसको देखते हो, जिस एज में उसका इम्पैक्ट होता है उससे पता चल जाता है कि आपकी एज में इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आएगी। ये एक बड़ी घटना थी जहां से मुझे पामिस्ट्री में आगे रिसर्च करने का मौका मिला था। सेकेंड एपिसोड ये हुआ कि मैं एक दिन लेटा हुआ था अपने कमरे में और अचानक से कोई मेरी बगल में आकर के लेट गया। मैंने सोचा कि बगल वाले रूम में एक भैया थे, वो आए थे, वो होंगे, लेकिन वो बातूनी बहुत थे। तो बातें करते थे। उस दिन उन्होंने आगे लेट तो गए लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। वो सेम भैया थे? ऐसा मैंने ऐसा सोचा। लगा आपको? ओके। तो जब 5-10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो उन्होंने मुझे सामने कहा कि यार ये बोल क्यों नहीं रहे विनोद भैया। तो मैंने कहा विनोद भैया क्या बात है, आप थके हुए हो? तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैं पलटा पलटा तो पलट नहीं पाया, बगल में कोई लेटा हुआ हो तो मैं उठ के बैठा जैसे ही मैं, तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोई ऐसा लगा मुझे कोई था, बट वो खिड़की की तरफ से निकल गया। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही डराने वाला था। अब दिक्कत ये थी कि कलकत्ता जैसी जगह पे आप एकदम से रहने की जगह नहीं खोज सकते हो, और चीज़ें मैं मानने लगा था कि हाँ चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने फिर एक अपने भाई से ही बताया, क्योंकि और तो बाहर के लोग तो इस बात को विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो रेकी हीलर है, तो उन्होंने कहा यार ऐसी सी बात हो रही है। तो हीलिंग थेरेपी में आप, तब तक मैं रेकी सीखा नहीं था, तो हीलिंग थेरेपी में क्या होता है कि आपको वो कवर कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आप जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देंगे कि आपको कवर कर देंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ें हो रही हैं होंगी। और फिर उस कमरे में एक के बाद एक घटनाएं होने लगी, जैसे अपने आप लाइट ऑन ऑफ होने लगी। कई बार चीज़ें उठती थी, गिर जाती थी, ये होता था। डर भी लगता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, और एग्ज़ाम भी देने थे। 10-15 दिनों के लिए मैं अपने घर लौट आया, बट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं फिर से पहुंचा। एक तरफ एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरी तरफ वो डर, लेकिन अल्टरनेट कोई नहीं था मेरे पास। उस दिन मेरा सेकंड मतलब पेपर था, सेकंड डे, और मैं रात में वही उसी टाइम बैठ करके अपने फार्मूले रिवाइज कर रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई आकर के मेरे ऊपर बैठ गया। मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन है। तो मैंने तुरंत जो है उठने की कोशिश की, और उसके पहले ईमानदारी से मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता था जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं क्योंकि मैं जब तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं जब होता कुछ तब तक। एक्सपीरियंस नहीं हो। राइट। तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया, उतना ही आता था उस टाइम मुझे। उठने की कोशिश की तो लगा कोई निकल गया। तो मुझे डर भी था, गुस्सा भी था। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं यार तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, हम्म। और अभी मेरे एग्जाम है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर इसके बाद भी तुम्हें कुछ करना है, मतलब हम भी रह रहे हैं, तुम रहो, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर है तो फिर एग्जाम के बाद बात करेंगे, या तो हम ही रह लेंगे या तो तुम ही रह लेना। और पता नहीं उसको ये बात चैलेंज की तरीके से लगी या क्या थी, उसने मुझे पूरे एग्जाम में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके बाद की कहानी इंटरेस्टिंग नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर रहा था। ओके। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिस दिन मैं रात में वहाँ रुका, उस दिन तो मैं निकल गया उस कमरे से। रात में सोया ही नहीं अपने कमरे में क्योंकि एग्ज़ाम तक की मजबूरी थी। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाके सो गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपने घर लौट आया। लेकिन 5-6 दिनों बाद जैसे ही मैं उस कमरे में लौटा, तो वो अपने पूरे रौद्र रूप में था। दिखती नहीं थी चीज़ें, आभास होता था उस टाइम। मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा। और उसके बाद धीमे धीमे घटनाएं बढ़ने लगी। घर वालों ने कहा, मैंने एक हनुमान जी की फ़ोटो भी ले आके रख ली, लोहे का चाकू लोग कहते थे वो भी रख लिया। लेकिन फिर जैसे वो तो उन चीज़ों का असर ख़त्म हो गया। वो प्रॉपर एक चैलेंजिंग वे में था, क्योंकि मैंने शायद उसे चैलेंज किया था। तो चीज़ें हुई। मेरे एक फ्रेंड को पता चला,
तो उसने कहा यार मैं चल करके देखता हूँ तुम्हारे कमरे में, या तो जो भी है तुम्हारा वहम है या क्या है। और वो जैसे ही आया तो बाहर से बस हम लोग दरवाज़ा खोल ही रहे थे कि अंदर रखा टेप रिकॉर्ड बजने लगा अपने आप। वो तो वहीं से भाग गया, बोला कि यार मैं नहीं घुस रहा इस कमरे में। और तो यार तुम भी मत घुसो, तुम मेरे साथ हॉस्टल में चलो, क्योंकि यहाँ चीज़ें ठीक नहीं है। उसको विश्वास हुआ, वो बंदा अभी भी दिल्ली में ही है, रहा उस समय का। फिर मैं उसके हॉस्टल में, उसके यहाँ जा करके रहा, उसके रूम में। हम ये मान के चल रहे थे कि शायद प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम उस जगह में थी। बट एक और बड़ी घटना घटी। दोस्त ने तो बाद में देखा, तो मैं लौट करके आया तो मैंने अपने कमरे में सारी चीज़ें बाहर निकाल के सफाई वफाई करी, धुलाई वुलाई करी। और सारे, जैसे आप हॉस्टल में जाते हो लौट करके, तो अपने कपड़े वपड़े सब तैयार करके ले गए थे। तो करने के बाद मैं, उस समय पीसीओ हुआ करते थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो मैं उतर करके घर में इन्फॉर्म करने गया, लौट करके आया तो देखा कि मेरे सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। किसी ने वो कपड़े बिखेर दिए थे, किताबें जो थी वो खुली पड़ी थी, सारा सामान ऐसे उसका। तो मैंने बगल वाले कमरे से लड़कों को बुलाया, हमने कहा यार तुम्हारी हेल्प से मैंने ये सफाई की थी, देखो इसमें क्या हुआ है। तब उन लोगों ने फर्स्ट टाइम इस बात को खोला। बोले आपको नहीं पता? हमने कहा नहीं। बोले इस कमरे में तो पहले से गड़बड़ थी। हमने कहा हम तो मानते ही नहीं। बोले मानते कि आप हो जो 1 साल से यहाँ रुके हुए, वरना इसके पहले तो यहाँ कोई रुका ही नहीं। जो रुका हुआ या तो हॉस्पिटल में गया या कुछ कांड हो गया उसके साथ। उन लड़कों से मेरी लड़ाई भी चलती थी, वो कई बार रात में बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाते नहीं थे। ओके। वहाँ पे बाथरूम था, वो रात में अलग था, सेकेंड विंग में, उधर नहीं जाते थे, वो अपना इधर ही। बोले तो मैंने उनसे लड़ाई भी थी कि तुम लोग क्यों गंदगी फैलाते रहते हो। बोले हम तो इसीलिए नहीं जाते हैं। बोले आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप वहाँ पे जाते हो, जब मैं रात में पढ़ता तो मैं अक्सर चला जाता था उस तरफ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले एक बुड्ढा मिलता है। मैंने कहा हाँ अक्सर मिलता है, बल्कि मैं हंसता हूँ कि मैं रात में 2 बजे जाऊँ या 3 बजे जाऊँ, वो हमेशा वहाँ मिलता है। वो करता क्या है? बोले वो बुड्ढा नहीं है, वो भी कुछ और है जो लोगों को दिखता है, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था। उस टाइम की चीज़ें आप जानने के बाद फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो वो हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई उस बिल्डिंग के बारे में। फिर मैं अपने दोस्त के साथ चला ही गया हॉस्टल में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम यहाँ बढ़ गई। मैं कलकत्ता में था उस टाइम, वो गोविंद वल्लभ पंत भवन था उनका, हॉस्टल था वो यूपी बॉयज़ का। जैसे उस चीज़ को ऐसा लगा, जो भी वो आत्मा थी, या कि मैं उससे पीछा छुड़ा रहा हूँ, और मैं चोरी चैलेंज कर चुका था। मुझे अब, तब अकल नहीं थी। अब तो मैं कहूँगा कि आपको कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो तो कभी गलती से भी चैलेंज मत करना। आप उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद उसने मुझे, अक्सर ये होता था कि कभी वो मुझे थप्पड़ मार रहा था, कभी चोट पहुँचा रहा था, प्रॉपर वो मुझे चोट पहुँचाने लगा था। और कई बार बॉडी पे स्केचेस भी आए। जो वर्स्ट केस था, जो शायद मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इनकाउंटर था उस टाइम, वो मेरा हॉस्टल छोड़ने का अपना 1-2 दिन पहले की बात है। उस दिन मैं अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था, और फिर तो ये हो गया था कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। वो कभी भी किसी भी टाइम मेरे को हिट कर सकता था। तो वो आया और उसने एकदम से मेरी गर्दन पकड़ करके मुझे टांग दिया। बट वो मुझे दिख रहा था, सामने वाले को नहीं। तो वहाँ पे कोई था नहीं उस टाइम कमरे में। तो मैं, एक रूममेट आया, राइट नाउ ही इज़ इन दुबई। तो वो आया, आकर के उसने मुझसे देखा, तो कहा भैया क्या बात है, आपकी गर्दन अकड़ी हुई है, आप टेढ़ा क्यों बैठे हो? अब मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रही कि यार मैं तो लटका हुआ हूँ, और ये जो है पूछ रहा है ऐसा क्यों है। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जब 2-3 मिनट उस स्थिति में हो गए, तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि कुछ कुछ तो उसको पता था कि मेरे से प्रॉब्लम होती है। फिर वो एकदम से उठा है, तो मैं छूट गया। ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पे बहुत गर्म सी कोई चीज़ गई है। हमने जब शर्ट उतार के देखी तो वो 3 स्केचेस थे। एक चीज़ जो कॉमन थी, वो उसके 3 ही स्क्रैच आते थे, ओके। जिस चीज़ को मैं आज तक नहीं समझ पाया। बट ये था, मैंने सोचा था कि शायद कैलकाटा ख़त्म होके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि वॉशरूम के बाहर आपको वहाँ पे ओल्ड मैन दिखता था, तो उसका रीज़न क्या था और आपको क्या वहाँ के जो लड़के थे उन्होंने क्या बताया? देखिए रीज़न तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि पहले मैं उन चीज़ों को मानते ही नहीं था। मैं तो मान चलता था कि मेरे जैसा कोई इंसान है जो वहाँ पे आता है। बस मेन ये था कि मैं रात में जिस टाइम भी जाऊँ, क्योंकि मैं रात भर पढ़ता था, तो कभी 2 बजे या 3 बजे वो हमेशा मिलता था। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन सिर्फ ये था कि ये हर वक्त कैसे अवेलेबल है। लेकिन जब उस लड़कों ने बताया कि वो इंसान है ही नहीं,
तब मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि इतने दिनों से जो मैं सोच रहा था वो क्या था। हाँ, उसके बारे में तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन लड़कों ने इतना जरूर बताया कि जिस रूम में मैं था उसमें कभी किसी ने सुसाइड किया था। मैं कलकत्ता से इंदौर गया, बट इंदौर में जरूर मुझे एक ऐसे संत मिले जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन उसके बाद से मैं भूतों पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगा। तो मैं मानता हूँ कि भूत होते हैं। उसके बाद तो लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई। हालांकि मेरा जो इंटरेस्ट था, बजाय डर के, क्योंकि एक एग्जिस्टेंस थी, तो फिर मेरा इंटरेस्ट ये आया कि मुझे हाथ देखने का बहुत शौक हुआ करता था कि किसी के हाथ में, जैसे छोटी से छोटी चीज़ों के निशान हाथ में आते हैं, कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, नौकरी लगती है, तो पहले तो मैं मानता नहीं था, बट मेरे दिमाग में कीड़ा काटा कि अगर भूत होते हैं, होते तो सही, तो इसके हाथ पे क्या निशान आएंगे। भूतों से ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा था उन हाथ के निशानों पे। तो मैंने उन सब जगहों पे जाना शुरू किया जहाँ पर लोग बताते थे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, भूत हैं या ये हैं। छोटी छोटी जगहों पे, गाँवों में, मैं अपने पास से एक इंटरेस्ट था तो मैं जाया करता था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मिला कि 75% जो केसेस थे वो फेक थे। लोग किसी न किसी वजह से अपना ये करते थे कि कहानी सुनाते थे, उनका कोई और इंटरेस्ट था, बट एक्चुअली वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20% केसेस मुझे ऐसे भी मिले जहाँ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, लाइक सीजोफेनिया या ऑटिज्म जैसी, जिसमें वो बीमारी की वजह से इस तरीके से रिएक्ट करते थे और लोग उसको भूत समझ लेते थे। बट 5% केसेस मुझे मिले जो वाकई ओरिजिनल थे और जहाँ पे भूत होते थे। ऐसी जगहों को देखते देखते एक बार मैं कैलकाटा के घर में गया, क्योंकि सब जगह जाता था, और वो ग्रीस पार्क का घर था। ओके। उस घर का नंबर भी मुझे याद है, 29 नंबर था। तो उस घर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, क्योंकि तब मैं सर्च कर रहा था कि हाथों पे क्या निशान आते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उस दिन जब मैं उस घर में, लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये होता है कि 10 बजे के बाद आप बंद कर देते, उसमें भी कुछ लड़के रहते थे, वो किसी कंपनी का गेस्ट हाउस था। ओके। तो लड़कों ने बताया कि साहब यहाँ पर 10 बजे के बाद आप शटर जब बंद कर देते हैं तो फिर आप बाहर हो तो पूरी रात बाहर काटो, फिर वो अंदर नहीं आने देते। तो मैं, वो ऐसा क्यों है? बोले यहाँ पर भी भूत रहते हैं। तो हमने कहा यार, भूत का 10 बजे से क्या लेना देना है, मैं तो ऑलरेडी भुगत चुका था। तो पता चला वहाँ पे 3 भूत थे। उनको फिर मैंने जाकर के देखा, वो नॉर्मली कोई भी देख सकता है उनको। ओके। वहाँ पर एक कुत्ता रहता था जो कि एक फुल साइज का ब्लैक कलर का कुत्ता था। तो वैसे ही कुत्ते देख करके लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई आप किसी को डिस्टर्ब मत करना। तो वो एक बाथरूम था, उस बाथरूम में कुत्ता रहता था, फिर निकलता था दिन में 3-4 बार, ऐसा होता था, उसे कोई भी देख सकता था। तो कुत्ता देख करके तो एक आदमी वैसे ही झिझकता है, हम्म। लेकिन तब ज़्यादा डर लगता था जब वो कुत्ता सामने वाली दीवार में घुस जाता था। ओह शिट। सामने वाली दीवार मतलब? मतलब वो कुत्ता था ही नहीं, वो कुत्ते की कोई भूत या एक आत्मा कह सकते हैं वो थी। वो दीवार में घुसती थी, तब समझ में आता था कि जो हम देख रहे हैं वो कुछ और। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इंदौर आए, आप एक संत से मिले, तो आप उनके बारे में कुछ बता पाएंगे कि कैसे उन्होंने क्योर करा आपको, कैसे नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल आए आप लाइफ में अपनी? असल में मैं इंदौर ही पढ़ने के लिए ही गया था और वहाँ पे मेरे लोकल गार्जियन थे। तो वो 1 ही 2 दिन हुए थे मुझे उनके पास, पहले मैं उनके घर में ही रुका था। तो वो फॉलोअर थे वारसियों के। आपने वारसी समुदाय के बारे में सुना होगा, जो बाराबंकी की दरगाह शरीफ से रिलेटेड है। तो उनकी नॉर्मली मुंडन्स में कोई लेडी इतने बड़े पद पे नहीं पहुंचती हैं। तो उनके जो मेन संत थे जहाँ, जिन्होंने वारसियों को शुरू किया था, उनको सब मालिक बोला करते थे। तो मेरे लोकल गार्जियन उनको बहुत मानते थे। तो उनको पता भी नहीं था मेरे बारे में कि ऐसा कैसी कोई प्रॉब्लम है। वो उस दिन बस मुझसे बोले कि चलो यार, जरा सा उनसे मिल करके आते हैं, मालिक आए हुए हैं। तो मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा भरोसा करता भी नहीं था किसी साधु संत पे, ऐसी चीज़ों पे, जब तक कि आपके एक्सपीरियंस नहीं हो जाए। तो मैं जाकर के बैठ गया, मैं देखा वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लोग थे, जाकर के उनके पैरों में लेट रहे थे। मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। मैं सिर्फ अपने कज़िन की वजह से वहाँ गया था। अचानक से, अच्छा, वो एक लेडी थी और उनका आधा हिस्सा पैरलाइज था, बट उनकी एनर्जीज को मैंने तब फील किया। तो वो, उन्होंने बैठे बैठे ऐसे इशारा किया मेरी तरफ। तो सबने एकदम से पलट के देखा। तो उन्होंने कहा इस लड़के को बुलाओ। तो सबको समझ में नहीं आया कि इसको क्यों बुला रहे हैं। तो मैं कि आप सारे तो ज़मीन में लेट रहे थे, बट वो एक स्टूडेंट लाइफ वाली बात होती है, मैंने जा करके खाली ऐसे ही पैर छू लिए। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे। उन्होंने बस अपना एक सॉल जो वो ओढ़े हुए थी उसमें उन्होंने
मुझे लपेट लिया। वो जो एक्सपीरियंस था कुछ सेकंड का, वो मैं शेयर नहीं कर सकता वो कितना अच्छा था। मुझे लगा कि नहीं, वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही थी। फिर उसके बगल में उनके एक असिस्टेंट बैठते थे जो उनकी बातों को समझाते थे, क्योंकि ये कम ही बोलते थे। तो उनके पास इशारा किया मुझे कि वो आए, वो बाबा साहब सब बोलते थे उनको। उन्होंने ज़मीन पे मेरे हाथ रखवाए, कुछ चेक किया और एक काला धागा मुझे बांधा। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मैं जानता था, बट मैंने उनसे तो कुछ शेयर किया नहीं था, राइट। तो वो हंसे, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम थी तो सॉल्व हो गई, जाओ। मैं उठ करके निकला हूँ, वहाँ से निकलते ही वो काला धागा टूट के गिर गया। लेकिन एक चमत्कार ये था कि उसके बाद फिर मेरे पास वो जो रेगुलर अटैक्स थे वो बंद हो गए। तो इस तरीके से मुझे वहाँ से मुक्ति मिल गई। इसके बाद लाइफ में सिर्फ एक अटैक और हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा, बट वो परमानेंट मेरी लाइफ से सॉल्व हो गया। हाँ, इसने मेरी लाइफ जरूर बदल दी इस घटना ने, क्योंकि वो लगभग 2 साल का पीरियड था जिसको मैंने झेला था। 98 से लेकर के 2001, 2 ढाई साल का पीरियड था। तो सर उसकी इंटेंशन क्या थी आपको लेके? देखिए, इंटेंशन के बारे में बहुत क्लियरली तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जब मैंने उसे चैलेंज किया तो उसने उसको एज ए चैलेंज लिया, और उतने दिन एग्जाम के पीरियड में उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बट उसके बाद उसने मुझे हर्ट करना चालू कर दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी मेरे साथ रही, मेरे संग कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि कोई और मुझे हर्ट करना चाहे, स्टूडेंट लाइफ थी, झगड़े वगड़े होते थे, सारी चीज़ें, तो वो मेरे पास और कोई नहीं आ सकता था, और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। वो सब होते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी, जब ये ख़त्म हुआ मैंने इस पर जानने की कोशिश भी करी। मैं सही मायने में तो नहीं कह सकता, बट ये कुछ कुछ एलुमिनाती से मिलता जुलता था। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर आपको पता हो, एलुमिनाती एक कम्युनिटी होती है जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान का एक शैतान से एग्रीमेंट हो जाता है, जी। और वो उसका एक लोगो बनाते हैं, और उसके बाद वो उनको पावर देते जाते हैं, नेम फेम वगैरह। तो इसके बारे में हम इल्यूमिनाटी के लिए एक सेपरेट एपिसोड हम लोग करेंगे आपके साथ। तो जब तक वो मेरे साथ वो एनर्जी मुझे डिस्टर्ब करती रही, तब तक ये था कि कोई और मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, जो भी वो आत्मा थी, जो भी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा तो क्लियरली उसमें नहीं जान पाया, क्योंकि उसको फिर जिस तरीके से हटाया उन्होंने, मालिक ने, तो कन्वर्सेशन मेरा उसका नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, वो प्रॉब्लम थी और सॉल्व हुई। बट वो अगर मुझे मारना चाहता तो कहीं पे भी मार सकता था, जितनी उसकी पावर देखी थी। ओके। बट उसका इंटेंशन था कुछ खास पर्पज रखना, इसलिए उसने मुझे मारा भी नहीं और मुझे परेशान भी किया। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मेरे ब्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया, उसने फिजिकली तो डैमेज किया। वो होता तो शायद वो मेरे सहारे कुछ और काम करा सकता था, बट ये अभी भी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर फॉर हॉरर एंड ऑथेंटिक रियल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।